हिंदी में आज आपका कल जो क्लास थी वो आपका प्राणवायु के आधार पर या फिर प्राणत्व के आधार पर वर्णों का आपने वर्गीकरण किया था, या फिर आपने घोष के आधार पर और घोषत्व के आधार पर वर्णों का आपने वर्गीकरण किया था। इसके बाद आगे देखो, उच्चारण के आधार पर वर्णों का आपने वर्गीकरण पढ़ना है, और उसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का आपने वर्गीकरण पढ़ना है। उसके बाद आपका मात्राएं गिननी आनी चाहिए, और उसके बाद आपका वर्ण गिनने आनी चाहिए। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वह आपका उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक, तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो आपको इसको समझना है। अब उच्चारण के आधार पर जो आधार होंगे इनको आप समझना। देखो, टॉपिक है आपका उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण पढ़ रहे हैं। तो आपने उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ना है। इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आपका वर्णमाला से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगर आप हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, उस हिंदी के एग्ज़ाम में वर्णमाला से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से समझ लीजिए। तो वर्णमाला आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बार बार क्लासेज को देखो, बार बार रिवीजन करो, आपका वो वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो किस किस तरीके से है, इसको आप समझना। उच्चारण के आधार पर मतलब अगर हम वर्णों को उच्चारित करते हैं तो उसके आधार पर हमने इसका वर्गीकरण करना है, वर्णों का वर्गीकरण करना है। अब देखो, इसमें सबसे पहले आता है आपका स्पर्शी। सबसे पहले आता है आपका स्पर्शी, एक बार लिख लेते हैं सारे नाम। दूसरा आता है आपका संघर्षी, दूसरा आता है आपका संघर्षी, और तीसरा आता है आपका स्पर्श संघर्षी, तीसरा आता है आपका स्पर्श संघर्षी, और चौथा आता है आपका नासिक्य। क्या आता है, नासिक्य। और उसके बाद आता है आपका संघर्षहीन, उसके बाद आता है आपका संघर्षहीन, और फिर आता है आपका पार्श्विक, पार्श्विक, और उसके बाद आता है आपका प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित या लुंठित। ठीक, और कुछ छूटा, प्रकंपित या लुंठित। एक है आपका क्या, स्पर्शी, दूसरा आपका क्या है, संघर्षी, तीसरा आपका क्या है, स्पर्श संघर्षी, चौथा आपका क्या है, नासिक्य, फिर क्या है आपका संघर्षहीन, फिर क्या है आपका प्रकंपित या लुंठित, फिर क्या है आपका पार्श्विक, और एक इसमें छूटता है आपका ताड़नजात, एक इसमें आपका छूटता है ताड़नजात। ठीक है, अब समझना कि स्पर्शी के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, संघर्षी के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से वर्ण आते हैं, संघर्षहीन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, नासिक्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पार्श्विक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रकंपित और लुंठित में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और ताड़नजात में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक, अब ध्यान समझना कि ये है क्या। ठीक, मैंने आपको बोला कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पर आपने वर्णों का वर्गीकरण पढ़ना है। और उच्चारण के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण होता है वो 8 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 8 प्रकार से, जिसमें से एक क्या है आपका स्पर्शी, दूसरा क्या है आपका संघर्षी, तीसरा क्या है स्पर्श संघर्षी, चौथा क्या है नासिक्य, पांचवा क्या है संघर्षहीन, छठा क्या है पार्श्विक, सातवां क्या है प्रकंपित या लुंठित, और आठवां क्या है ताड़नजात। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण होगा वो कितने प्रकार से होगा, 8 प्रकार से। ठीक, अब रटना नहीं है, देखो ध्यान सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्शी की। तो स्पर्शी में क्या आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। कौन कौन से वर्ग होते हैं, एक तो क वर्ग होता है, एक च वर्ग होता है, एक ट वर्ग, एक त वर्ग और एक प वर्ग। आपने क्या करना है, च वर्ग को छोड़ देना है। अगर आप च वर्ग को छोड़ दोगे तो पहला वर्ग आपके पास कौन सा आ जाएगा, क, फिर कौन सा आ जाएगा ट, फिर कौन सा आ जाएगा त, फिर कौन सा आ जाएगा प। तो ये आपके 4 वर्ग हो गए। एक वर्ग आपने छोड़ा है, कौन सा वर्ग छोड़ा है, च वर्ग आपने छोड़ा है। तो बचे कितने वर्ग, 4 वर्ग। इन 4 वर्गों में आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5। लेकिन आपने 5 के 5 वर्णों को नहीं लेना है, प्रत्येक वर्ग के 4 वर्णों को लेना है। तो आप बोलोगे क, ट, त,
प वर्ग के प्रथम 4, वर्ग के प्रथम 4। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। क्यों? क्योंकि कितने वर्ग लिए? 4, और एक वर्ग के कितने लेने हैं? 4, तो 4 गुणा 4 कितना? 16। एक वर्ग के 5 नहीं लेने हैं, 5वां जो होगा वो नासिक में आ जाएगा। ठीक, प्रत्येक वर्ग के कितने लेने हैं? 4, और कुल वर्ग भी कितने लेने हैं? 4, तो कितने हो गए? 16। समझ गए हैं? उसके बाद देखो संघर्षी। अब संघर्षी में क्या आ जाएगा? संघर्षी में आ जाएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे, तो उस व्यंजन में जब मैंने वर्गीय व्यंजन आपको पढ़ाए थे, वर्गीय व्यंजन के बाद मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन पढ़ाए थे, और अंतस्थ के बाद मैंने आपको ऊष्म व्यंजन पढ़ाए थे। वही ऊष्म व्यंजन आपके किसके अंदर आते हैं? संघर्षी के अंदर आते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका तालव्य स, एक होता है आपका मूर्धन्य स, एक होता है आपका दंत्य स, और एक होता है आपका ह। ये किसके अंदर आ जाएंगे? संघर्षी के अंदर। लेकिन मैंने आपको विदेशी व्यंजन बता रखे हैं, मैंने आपको विदेशी वर्ण पढ़ा रखे हैं। और विदेशी वर्ण कौन कौन से होते हैं? क, दूसरा क्या होता है? ख, तीसरा क्या होता है? ग, चौथा क्या होता है? ज, और पांचवा क्या होता है? फ। जिन लोगों की आज क्लास नहीं है वो लोग, अब वैसे तो क्या आप पहले जो बच्चों ने पढ़ा है उनसे आप नोट्स ले लेना, या फिर पुरानी जो वीडियोज़ हैं, इससे पहले की 4 वीडियो मैंने यूट्यूब में डाली हैं। जब आप वर्णमाला यहाँ से पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग से आप वर्णमाला की वीडियोस पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आएगा ये है क्या। ठीक, मैंने आपको बोला था, देखो अगर किसी भी वर्ण के ऊपर हिंदी वर्णमाला के जो ये 5 वर्ण हैं क, ख, ग, ज, फ, इनसे पहले अगर नुक्ता चिन्ह लगा दिया जाता है, हिंदी वर्णमाला के जो 5 वर्ण हैं क, ख, ग, ज, फ, इनसे पहले अगर ये जो चिन्ह है, इस बिंदु को हम नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता। इससे पहले अगर नुक्ता चिन्ह लगा दिया जाता है तो ये विदेशी व्यंजन हो जाते हैं, ये अरबी फारसी के व्यंजन हो जाते हैं। अरबी फारसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अरबी और फारसी की लिपि क्या होती है? अरबी होती है। समझ गए? तो अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए, ये अतिरिक्त तो होंगे, ठीक है, संघर्षी व्यंजनों की संख्या इतनी होगी क्योंकि हिंदी में यही है, कौन से? स, स, और ह। लेकिन अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि क, ख, ग, ज, फ, और सबसे पहले क्या लगी होगी? बिंदु लगी होगी, ये किसके अंदर आएंगे? तो ये भी किसके अंदर आएंगे? संघर्षी के अंदर आएंगे। क्लियर? इतना समझ गए? उसके बाद देखो स्पर्श संघर्षी, आपने एक वर्ण छोड़ रखा है, कौन सा वर्ण? च, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? च, इसके अंदर, स्पर्श संघर्षी के अंदर। तो च वर्ग के प्रथम 4, च वर्ग के प्रथम 4 किसके अंदर आ जाएंगे? स्पर्श संघर्षी के अंदर आ जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक। नासिक के मतलब वर्ग का 5वां, तो प्रत्येक वर्ग के 5वें। नासिक में क्या आ जाएगा? प्रत्येक वर्ग के 5वें, प्रत्येक वर्ग का 5वां किसके अंदर आ जाएगा? नासिकी के अंदर आ जाएगा, प्रत्येक वर्ग का 5वां। इतना समझ गए हैं? इतना क्लियर हो रहा है? उसके बाद क्या आया? संघर्षहीन। अब देखो संघर्षहीन क्या होता है। ठीक, आपको अंतस्थ वर्ग पता है? अंतस्थ वर्ग क्या होता है? य, र, ल और व। तो इसका पहला और लास्ट, पहला क्या होता है? य, और लास्ट क्या होता है? व। ये दोनों क्या होते हैं? संघर्षहीन। इन्हीं को क्या बोला जाता है? अर्धस्वर। इन्हीं को क्या बोला जाता है? अर्धस्वर। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। य और व को क्या बोलते हैं? संघर्षहीन। मैंने बोला अंतस्थ व्यंजन याद करो। अंतस्थ क्या है? य, र, ल और व। इस वर्ग का, इस अंतस्थ का पहला क्या है? य, इसका अंत क्या है? व। तो य और व क्या होंगे? संघर्षहीन। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। क्लियर हो गया? ठीक। उसके बाद क्या आया? पार्श्विक। अब देखो पार्श्विक में क्या है, अब ध्यान सुनना। अंतस्थ वर्ग जो था, अंतस्थ में क्या थे? य, फिर क्या था? र, फिर क्या था? ल, फिर क्या था? व। इसको आपने लिख लिया, इसको आपने लिख लिया। अब क्या बचा आपके पास? र, फिर क्या बचा? ल। अब ध्यान सुनना, पार्श्विक का मतलब एक बार के लिए, पार्श्विक का मतलब ऐसा होगा नहीं, पार्श्विक का मतलब एक बार के लिए समझ लो पीछे। पार्श्विक का मतलब एक बार के लिए समझ लो पीछे। तो पीछे का मतलब बाद में, बाद में का मतलब रो बाद में है, लो बाद में है, लो बाद में है, तो पार्श्विक क्या हो जाएगा? लो। क्लियर? आपको समझाने के लिए बोल रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ गए हैं? तो अब इसमें बचा क्या? रो। तो प्रकंपित और लुंठित में क्या आ जाएगा? रो आ जाएगा। फिर क्या बचा? ताड़न जात। ताड़न जात मैंने आपको बता रखा, ताड़न जात को क्या बोलते हैं? द्विगुण। इसको क्या बोलते हैं? उच्छिप्त। इसको क्या बोलते हैं? फेंके हुए। अब ये होते क्या है?
मैंने आपको बोला हिंदी वर्णमाला के ड और ढ, हिंदी वर्णमाला के ड और ढ अगर इनमें नीचे ये बिंदु लगती है तो इस बिंदु को आप ताड़नजात बिंदु बोलते हो। तो ये ड नहीं होता, ये अडय हो जाता है, ये ढ नहीं होता, ये अडय हो जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, ताड़नजात बोलो, उच्छिप्त बोलो, द्विगुण बोलो या फेंके हुए व्यंजन बोलो, क्या हो जाएंगे? अडय और अढय। ड के नीचे बिंदु लगेगी तो ये ड नहीं रहेगा, ये अडय हो जाएगा। ढ के नीचे बिंदु लगेगी तो ये क्या हो जाएगा? अडय हो जाएगा। अडय और अढय हो गया। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्णों का आपका वर्गीकरण था, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। और कौन कौन से हैं? स्पर्शी हो गया, संघर्षी हो गया, स्पर्श संघर्षी हो गया, नासिकीय हो गया, संघर्षहीन हो गया, पार्श्विक हो गया, प्रकंपित या लुंठित हो गया, ताड़नजात हो गया। क्लियर हो जाएगा? इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद जो अगला वर्गीकरण है वो उच्चारण स्थान के आधार पर है। अगला जो वर्गीकरण है वो उच्चारण स्थान के आधार पर है। उच्चारण अलग है, उच्चारण स्थान अलग है। ठीक। अगला जो है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उच्चारण स्थान के आधार पर आपने किसका वर्गीकरण पढ़ना है? वर्णों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण होगा, इसको समझने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, पहले उनको समझना। उच्चारण का मतलब है कि बोलना, उच्चारण स्थान का मतलब है जिस जगह से उच्चारित हो रहा है। उच्चारण स्थान का मतलब होगा अगर किसी वर्ण को हम उच्चारित कर रहे हैं तो उस वर्ण को उच्चारित करते समय हमारी जीभ मुख के जिस अवयव को स्पर्श करेगी वो है उच्चारण स्थान। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से सुनना जरा। आप लोगों को अगर मैं मुख आकृति की बात करूं तो मुख आकृति की बात करूं तो मुख आकृति होती कैसी है? मुख आकृति ऐसी होती है कि सबसे पहले अगर हम नीचे से बात करें, यहां से इस हिस्से से बात करें तो यहां पे हमारा क्या है? मन है। यहां पे क्या होते हैं? हमारे विचार होते हैं। ठीक। या यहां से कोई आवाज निकलती है, यहां से आवाज निकलती है, या यहां पे विचार होते हैं? विचार होते हैं। जब हमारे मन में कोई विचार होते हैं तो उन विचारों का आदान प्रदान, मैंने आपको बोल रखा, उन विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा। विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा। ठीक। अब देखो हमारे मन में कोई विचार है, हमारे मन में कोई विचार है, यहां से विचार आए, इधर स्वर यंत्र जहां पे हमारा काकल होता है, गला जो होता है, काकल जो होता है, यहां से क्या निकलती है? हवा निकलती है। उस हवा को हम क्या बोलते हैं? प्राणवायु। जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से एक हवा निकलती है, उस हवा को हम क्या बोलते हैं? प्राणवायु। तो प्राणवायु मुंह के किसी न किसी भाग से क्या करती है? स्पर्श करती है। ठीक। तो जीभ जो होती है, जब वो प्राणवायु निकलती है तो जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को क्या करती है? स्पर्श करती है, तब जाके हम क्या करते हैं? इनका उच्चारण करते हैं। ठीक। अगर हम बात करें तो इससे ऊपर हमारे यहाँ पे क्या है? गला, जिसको हम बोलते हैं कंठ। हो गया। तो सबसे यहाँ पे क्या है? कंठ है। यहीं से हमारा क्या निकलेगा? साउंड निकलेगा। क्या निकलेगा? साउंड निकलेगा। यहीं पे हमारा क्या होगा? तो काकल लगा होता है। काकल का मतलब स्वरयंत्र लगा होता है यहीं पे। ठीक। यहाँ पे हमारा गला है। ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे? कंठ। इस कंठ से बाहर की तरफ अगर आप आओगे, इस कंठ से बाहर की तरफ आओगे तो आपका क्या होगा? तालु स्टार्ट होगा। अगर आप यहां से नहीं समझ पा रहे हैं तो फ्रंट से समझते हैं। सबसे पहले हमारे क्या है? होंठ। सबसे पहले क्या है? होंठ। इनको हम क्या बोलेंगे? ओष्ठ बोलेंगे। होंठ के बाद हमारे क्या है? दांत। इनको हम क्या बोलेंगे? दंत बोलेंगे। दांत जिस पे गड़े हुए होंगे, दांत जिस पे गड़े हुए होंगे, मसूड़े पे गड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। उस मूर्धा के खत्म होते ही आपका तालु स्टार्ट हो जाता है। तालु का मतलब जब भी कोई आप गर्म चीज खाते हैं तो वह गर्म चीज जब खाते हैं तो मुंह के ऊपर से एक सफेद सफेद छाल निकलने लग जाती है, खाल निकलती है, वो क्या है? आपकी तालु है। सबसे पहले क्या है? होंठ। होंठ के बाद क्या है? दांत। दांत जिस पे गड़े हैं? मूर्धा। मूर्धा खत्म होते ही, ये नहीं कि मूर्धा खत्म हो रही कोई बाउंड्री बनी है, मूर्धा का मतलब मसूड़े, तो मसूड़े से लगते ही हमारी क्या हो जाती है? तालु शुरू हो जाती है। होती है तालु शुरू, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तालब भी बोलेंगे। उस तालु के बाद नीचे आपका क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, गला, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंठ बोलेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले क्या है? होंठ। क्या हो गए? ओष्ठ। फिर क्या है? दांत, जिसको क्या बोलेंगे? दंत। फिर क्या है? मसूड़े, जिसको क्या बोलेंगे? मूर्धा। फिर क्या है? तालु, जिसको क्या बोलेंगे? तालव्य। फिर क्या है? कंठ, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंठ। समझ गए? अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या होगा? कंठ। फिर क्या होगा? तालु। फिर क्या होगा? मूर्धा। फिर क्या होगा? दंत। फिर क्या होगा? ओष्ठ। समझ गए? इतना समझ गए हैं? तो उच्चारण स्थान के आधार पर,
उच्चारण स्थान के आधार पर जब आपने वर्णों का वर्गीकरण करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण। उस वर्ण के अंदर क्या आ जाएंगे आपके स्वर और व्यंजन। इस तरीके से कॉपी बनाएंगे। इधर आपका क्या लिखेंगे वर्ण। इस वर्ण में क्या होंगे स्वर और व्यंजन भी होंगे। दूसरा जो होगा वो उच्चारण स्थान। दूसरा क्या होगा उच्चारण स्थान, मतलब किस स्थान से उच्चारित हो रहे हैं, उच्चारण स्थान। और तीसरा क्या होगा इनका नाम, क्या नाम बोला जाता है। अगर दांत की जगह से हो रहा है तो दंत्य, होठों से हो रहा है तो ओष्ठ्य। इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे। अब देखो कैसे समझना है। तो मैंने बोला कि यहां से स्टार्ट नहीं करना है, होठों से स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट करना है कंठ से। तो सबसे पहले क्या है कंठ। अगर हम कंठ से स्टार्ट करते हैं तो किसको स्टार्ट करना है, स्वर और व्यंजनों को। तो स्वर जो स्टार्ट होते हैं वो कहां से होते हैं, अ से स्टार्ट होते हैं। तो उसका समूह ले लो। उसका समूह लोगे तो कौन से वर्ण आ जाएंगे, अ और आ। कौन सा आ जाएगा, अ और आ। और पहला वर्ग कौन सा है, क वर्ग। पहला वर्ग कौन सा है, क वर्ग। और साथ में एक क्या लगा देंगे, विसर्ग। साथ में क्या लगा देंगे, विसर्ग। ठीक। तो पहले क्या आ जाएगा, स्वरों में से दो स्वर लो। कौन से दो स्वर, अ और आ। और व्यंजनों में से पहला वर्ग लो। पहला वर्ग कौन सा है, क वर्ग। और एक अंतिम स्वर ले लो। अंतिम स्वर क्या होता है, विसर्ग, अह जिसको हम बोलते हैं, या फिर विसर्ग। समझ पा रहे हैं, इतना समझ गए हैं। तो अब मैंने बोला कि स्वरों में से पहला स्वर ले लो अ आ, व्यंजनों में से पहला वर्ग ले लो क वर्ग। तो यहां से पहला ले लो, क्या होता है, कंठ। कहां से उच्चारित होता है, उच्चारण स्थान कंठ मतलब गला, लेकिन नाम क्या होगा इसका, कंठ्य। बोलते क्या है, कंठ्य। समझ गए, कंठ। समझ गए हैं। तो कंठ के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, अ आ पूरा क वर्ग और साथ में विसर्ग। इसको चाहे अह लिखो, चाहे आप क्या लिखो, विसर्ग। चाहे क्या लिखो, विसर्ग, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग ही तो होता है लास्ट में। समझ गए। कुछ पूछना है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि ग, क्वेश्चन बनेगा ग। और क्वेश्चन कैसे आएगा, ग का उच्चारण स्थान, ऑप्शन आएगा कंठ्य, तालु, ओष्ठ्य, दंत्य। समझ गए, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर जो अगला वर्ग है, अगला वर्ग कौन सा है, अ आ के बाद अगला क्या आता है, छोटी और बड़ी, छोटी और बड़ी। और क वर्ग के बाद अगला जो वर्ग आता है वो कौन सा आता है, च वर्ग। कौन सा आता है, च वर्ग। इसको हम क्या लिख लेंगे, च वर्ग। ठीक। तो एक क्या हो गया, छोटी, एक क्या हो गया, बड़ी, फिर क्या हो गया, च वर्ग। अब क्या करना है, आपको पता है कि अंतस्थ जो होते हैं, यहां समझना, अंतस्थ कौन से होते हैं, य, र, ल और व। उसमें कौन से होते हैं, श, श और ह। ठीक। अब आपने क्या करना है, एक इसका लेना है, एक इसका लेना है। ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, य, और इसका क्या आ जाएगा, स। समझ गए हैं। तो कंठ के बाद आगे क्या आता है, बोलो, कंठ के बाद आगे की तरफ क्या आता है, तालु। उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। और नाम क्या बोलेंगे इसका, तालव्य। नाम क्या बोलेंगे इसका, तालव्य। समझ में आ रहा है इतना, समझ में आ रहा है इतना। उसके बाद जो अगला है, उसके बाद जो अगला है, देखो, ओ आ छोटी बड़ी, लेकिन अगला क्या है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब ध्यान सुनना, यहां पे सुनना, ओ आ ले लिया, छोटी बड़ी ले लिया, अब है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। लेकिन छोटा ऊ और बड़ा ऊ को जब आप उच्चारित करते हो तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या बनते हैं, हमारे होंठ बनते हैं। होंठ तो क्या है, ओष्ठ है। लेकिन अभी हम कहां पहुंचे, तालु में। तालु के बाद तो मूर्धा है, तब जाके ओष्ठ, तब जाके दंत आएंगे, फिर ओष्ठ आएगा। तो इसका मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या होगा, री। समझ में आया, क्या होगा, री। और यहाँ पे अगला जो वर्ग होगा, च वर्ग के बाद अगला वर्ग क्या होता है, च वर्ग के बाद अगला वर्ग क्या होता है, ट वर्ग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट वर्ग। क्या हो जाएगा, ट वर्ग। अब य में से दूसरा लेंगे, क्या ले लेंगे, र। और इसमें से दूसरा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, श। हो गया। तालु के बाद आगे क्या आता है, तालु के बाद आगे क्या आता है, मूर्धा। तालु के बाद आगे क्या आता है, मूर्धा। और इसको हम नाम क्या बोलेंगे, मूर्धन्य। नाम क्या बोलेंगे, मूर्धन्य। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है नहीं। हम कहां पहुंच गए, री तक पहुंच गए। अब उसके बाद तालु के बाद आगे क्या आना है, दंत्य आना है। मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ तो अभी भी नहीं आएगा। सॉरी, मूर्धा के बाद आगे क्या आना है, दंत्य आना है। छोटा ऊ बड़ा ऊ तो अभी भी नहीं आएगा। क्यों, वो किस में होता है, ओष्ठ में होता है। तो छोड़ दो अभी स्वरों को, स्वरों को छोड़ दो। तो अब जो अगला वर्ग आएगा, ट वर्ग के बाद क्या आएगा, त वर्ग। लेकिन एडिशनल अगर आप लिखना चाहो तो संस्कृत का स्वर आप क्या लिख सकते हैं, री लिख सकते हैं।
ल के नीचे रे की मात्रा क्या होगा? री। क्यों? क्योंकि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। संस्कृत में स्वरों को क्या बोलते हैं? अच। कौन से एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं? एक होता है आपका दीर्घ री और एक होता है आपका री, बाकी 11 वही रहते हैं, 2 ये जुड़ जाते हैं। इसलिए संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13। और संस्कृत के स्वरों को क्या बोलते हैं? अच। समझ गए? क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हैं? ठीक। उसके बाद अब हो गया री, अब हो गया त वर्ग, अब क्या बचा? र के बाद अब यहाँ क्या बचा? ल, और यहाँ क्या बचा नीचे वाले में? स। ये क्या हो गया आपका? स। ठीक हो गया? इतना हो गया? ठीक। उसके बाद मूर्धा के बाद आगे क्या आए आप? दंत। किस में आए? दंत। ठीक है, दंत। और नाम क्या बोलेंगे इसको? दंत्य। क्या बोलेंगे? दंत्य। ठीक, इतना समझ गए। अब दांतों के बाद आगे क्या आते हैं आपके? होंठ। क्या आते हैं आपके? होंठ। और होंठों से कौन से स्वर थे? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, उसके बाद क्या थे? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगला वर्ग कौन सा बचा? ये देखो 1 2 3 4, लास्ट वर्ग क्या है? प वर्ग। अब क्या वर्ग हो गया? प वर्ग। प वर्ग देखो प फ ब सारे क्या हो रहे हैं? होंठों से हो रहे हैं। ठीक, अब इतना ही रखेंगे इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा? किससे? होंठ से। क्या बोलेंगे इसको? ओष्ठ। क्या बोलेंगे? ओष्ठ। क्या बोलेंगे इसको? ओष्ठ। समझ गए? अब उसके बाद देखो सारे हो गए हैं। कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंत्य हो गया, ओष्ठ हो गया। अब बचे कितने? ये देखो, अब जो बचे वो आपका बचा स्वरों में से क्या बचा? ए और आई। स्वरों में से क्या बचा? ए और आई। अब देखो ए और आई कैसे होगा? ए कैसे बनता है? आप गुण संधि में पढ़ते हो। जब आप गुण संधि पढ़ते हो तो अ के साथ ई का योग होता है तो क्या बनता है? ए बनता है। अ किस में होता है आपका? कंठी में होता है। ई किस में होता है आपका? तालु में होता है। तो उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु। और नाम क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। नाम क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। इतना समझ गए ना? ए आई के बाद अब क्या बचा आपका? ओ औ। क्या बचा आपका? ओ औ। अब देखो ओ औ बचा। ओ कैसे बनता है? अ और ऊ के योग से। अ कहाँ से होता है? कंठ से। ऊ कहाँ से होता है? ओष्ठ से। तो ये क्या हो जाएगा? कंठ योग, कंठ योग ओष्ठ। कंठ योग ओष्ठ। इसको हम क्या बोलेंगे? कंठोष्ठ। क्या बोलेंगे? कंठोष्ठ। समझ गए हैं? इतना हो गया। उसके बाद अब क्या बचा? देखो एक बचता है आपका व, एक बचता है आपका ह, और एक बचता है आपका अंग। यही तो बचता है। अब जो व है, इस व का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? दंत योग ओष्ठ से। कहाँ से होता है? दंत योग ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। उसके बाद क्या बचता है? ह। ह का उच्चारण कहाँ से होता है? स्वर यंत्र से। कहाँ से होता है? स्वर यंत्र से। संस्कृत में जो ह होता है उसको विसर्ग में मान लेते हैं। सुनना, संस्कृत में जो ह होता है उसको विसर्ग में मान लेते हैं, मतलब कंठ में मान लेते हैं। लेकिन हिंदी में जो ह होता है उसको स्वरयंत्र। स्वरयंत्र को क्या बोलते हैं? अलीजिह्वा। नाम याद रखना, अलीजिह्वा। क्या हो जाएगा? अलीजिह्वा। क्या हो जाएगा? अलीजिह्वा। तो अगर आपसे पूछता है कि ह का उच्चारण स्थान, ह कहाँ से उच्चारित होता है? नाम, तो क्या होगा? अलीजिह्वा। या बोलेगा निम्न में से कौन अलीजिह्वा वर्ण है, तो क्या बोलोगे? ह। बसा कौन सा? अंक। अंक कहाँ से उच्चारित होता है? नासिका से। कहाँ से उच्चारित होता है? नासिका से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नासिक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक्य। समझ गए? तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर जो इसका वर्गीकरण है, उच्चारण स्थान के आधार पर ये था इसका वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? वर्णों का वर्गीकरण। समझ गए हैं? रटना नहीं है, टेबल को समझना है। क्लियर? इतना हो गया? इतना हो गया है? ठीक। एक ही दिन में बहुत ज्यादा लोड नहीं रखना है, स्टार्टिंग से छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करने हैं। अगर एक ही दिन वर्णमाला पढ़ोगे तो किसको नहीं आती अवा क ख? सबको आते हैं। लगता है कि सब आ गया, लेकिन जब वहाँ क्वेश्चन आते हैं ना फिर सारे भटक जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो अच्छे से इसको क्लियर करना। उसके बाद देखो अब इसमें अयोगवाह वर्ण मैंने आपको बता रखे थे। हिंदी के अन्य वर्णों की हम बात करते हैं, संयुक्त अक्षरों की हम बात करते हैं, विकसित स्वरों की बात करते हैं, अनुनासिक की बात करते हैं, चंद्र बिंदु की बात करते हैं, और वर्णों की संख्या कैसे कैसे पूछी जाती है उसकी हम बात करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले देखो, इतना हो गया? नहीं हुआ? फटाफट नोट करो इसे। ठीक, फटाफट इसको नोट करो। फटाफट नोट करो इसको।
ओ औ आपका कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ हो जाएगा, व आपका दंत और ओष्ठ दंतोष्ठ हो जाएगा, ह आपका स्वरयंत्र अलिजीवा हो जाएगा, अंक आपका नासिका नासिक्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो अब हम बात करते हैं हिंदी के अन्य वर्णों की। अब हिंदी के जो अन्य वर्ण हैं, इसमें हो गया नोट, हिंदी के जो अन्य वर्ण हैं इसमें मैंने आपको एक चीज बता रखी थी, इसमें मैंने आपको बोला था अयोगवाह वर्ण। क्या? अयोगवाह वर्ण बता रखा था, अयोगवाह वर्ण। अब अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? एक होता है आपका अंक और एक होता है आपका अह। इनको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी बोलोगे? 2 बोलोगे। ठीक, दूसरा, ये अंक को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। सॉरी, अंक को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और अह को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। अह को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। अब इनको अयोगवाह क्यों बोलते हैं, पहले तो इनको समझो। इनको अयोगवाह इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो अनुस्वार और विसर्ग है, इससे पहले की क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया है, अभी फिर सुनो। ये जो अनुस्वार और विसर्ग है, इनका जो योग होता है ये कभी भी व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं, ये हमेशा किसके साथ जुड़ते हैं? स्वर के साथ। इससे ज़्यादा देखना है तो आप पुरानी क्लास देख लेना, क्योंकि जो अनुस्वार और विसर्ग होता है इनका योग व्यंजनों के साथ नहीं होता है, इनका योग स्वरों के साथ होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी? 2। एक आपका अंक, एक आपका अह। अंक को क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग। समझ गए? दूसरा, इनकी जो मात्राएं होती हैं, अंक और अह, इनकी जो मात्राएं होती हैं वो कितनी मात्रा होती हैं? 2 मात्रा होती हैं, और 2 मात्राओं का संकेत ये होता है। समझ गए? ध्यान रखना, अंक और अह की, अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऐसे ही अंक और अह की कितनी मात्रा गिनी जाती है? 2। अंक की कितनी मात्रा? 2। अह की कितनी मात्रा? 2। एक मात्रा को नोट करना है तो ऐसे लिखते हैं, 2 मात्रा दिखाने के लिए ऐसे लिखते हैं, और 3 मात्रा दिखाने के लिए इस तरीके से लिखते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? अयोगवाह वर्ण समझ गए? अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2। एक आपका अंक, एक आपका अह। क्यों बोलते हैं अयोगवाह? क्योंकि ये सिर्फ स्वरों के साथ जुड़ते हैं, ये व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। एक आपका अनुस्वार और एक आपका विसर्ग। समझ गए? उसके बाद बात करते हैं, देखो, संयुक्ताक्षर की। उसके बाद बात करते हैं संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर की। अब संयुक्ताक्षर, हिंदी में संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है? 4। हिंदी में संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है? 4। एक कौन सा है? छ। एक कौन सा है? त्र। एक कौन सा है? ज्ञ। और एक कौन सा है? श्र, श्रवण कुमार वाला स। ठीक, तो हिंदी में संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4। एक है आपका छ, एक है आपका त्र, एक है आपका ज्ञ, और एक आपका श्र। अब देखो संयुक्ताक्षर क्यों बोलते हैं? संयुक्ताक्षर क्यों बोलते हैं, जरा इसको समझना। जिसको लिखने में 2 व्यंजन और एक स्वर, जिसमें 2 व्यंजन और एक स्वर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। संयुक्त अक्षर मतलब जिसमें 2 व्यंजन और एक स्वर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। ठीक, अब कैसे, जरा सुनो। जैसे इस छ को लिखोगे आप, क्षत्रिय वाला छ, इस छ को लिखोगे तो इस छ को लिखने के लिए क, उसको लिखने के लिए श, और साथ में पूरा स्वर क्या होगा? अ। समझ रहे हैं? तो ये कैसे संयुक्ताक्षर बनता है? क, श और अ। इस क में स्वर नहीं है, जिसमें स्वर नहीं होता उसमें नीचे हलंत लगा देते हैं। इस सौ में भी स्वर नहीं है, इसलिए इसमें नीचे क्या लगा है? हलंत। और इनमें स्वर किसका था? अ का। जब आप क्षत्रिय वाले छ को उच्चारित करेंगे, लास्ट में किसका स्वर आएगा? अ का। कैसी ध्वनि आएगी? अ की। ठीक है, तो छ कैसे बनेगा? क, श और अ से। अब यह है आपका त्र, यह है आपका त्र। त्र कैसे बनता है? तो इसमें क्या होगा? आधा होगा। र भी इसमें क्या होगा? आधा होगा। स्वर किसका लगा होगा? अ का। तो त, र और अ। तो में स्वर नहीं है, हलंत लगा दिया। र में भी स्वर नहीं है, हलंत लगा दिया। स्वर किसका था? अ का। समझ गए? क्लियर हो गया है? उसके बाद अगला जो है वो ज्ञ है। वैसे तो देखो इसको हम उच्चारण साम्य का दोष बोलते हैं, इसको हम गलत उच्चारित करते हैं। क्यों? जो ज्ञ है, ज्ञ, इसको हम क्या बोलते हैं? ज्ञ, ऐसा बोलते हैं इसको हम ना, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है? ज, य और अ होता है, ये ज्य होता है। ज्य क्या होता है? ज्य। अब मैं ज्य बोलूंगा तो आप बोलोगे नहीं ये गलत बोल रहा है, लेकिन शुद्ध उच्चारण इसका ज्य होगा, ज्य। क्योंकि ये जो ज्ञ बनता है वो कैसे बनता है? ज,
और कैसे बनता है य, और कैसे बनता है अ से, इसलिए ज्य होता है, ज्ञ नहीं। अब उच्चारण साम्य का दोष है, वैसा ही प्रचलित हो गया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ज्ञ। समझ गए। उसके बाद अगला क्या है, श्र, श्रवण कुमार वाला श्र, ये कैसे बनता है, ये बनता है आपका श, ये बनता है आपका र, और साथ में किससे, स्वर किसका होगा, अ, तो ये हो गया आपका श्र। समझ गए। तो हिंदी में संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 4। एक होता है छ, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ, और एक होता है श्र। समझ गए, समझ गए हैं। उसके बाद देखो, मैंने आपको ताड़न जात बता दिया है, उच्छिप्त बता दिया है, द्विगुण बता दिया है, उसी को हम फेंका हुआ व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक। लेकिन मैंने आपको अनुस्वार बता दिया है। एक चीज इसमें और बनती है, चंद्रबिंदु जिसको हम बोलते हैं ना, चंद्रबिंदु इसको हम बोलते हैं। अब ध्यान सुनो, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रबिंदु, और इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध चंद्रबिंदु। क्या बोलते हैं, अर्ध चंद्रबिंदु। ये क्या है, चंद्रबिंदु। अब ये जो होता है, ये जो होता है, इसका जो प्रयोग हम करते हैं, ठीक। जैसे अगर मैं आपका एक शब्द लिखूं 5 और एक शब्द लिखूं मैं आपका पंच, एक शब्द लिखूं मैं पंच, ठीक। अब ये 5 जो है ये आपका तद्भव शब्द है, ये क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक। ये क्या है, अभी मैं तद्भव तत्सम को बाद में शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्या है आपका तत्सम। तत्सम का मतलब संस्कृत में, तद्भव का मतलब हिंदी में। अगर पंच लिखा होगा, किसी भी वर्ण के ऊपर अगर अनुस्वार लगा होगा तो वो तत्सम होगा, किसी भी वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगी होगी तो वो तद्भव होगा। समझ गए हैं। और एक साइन होता है आपका ये, एक साइन होता है आपका ये, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, विदेशी स्वर। इसको हम क्या बोलते हैं, मेहमान स्वर। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहित स्वर। इसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा का स्वर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आगत स्वर। और ये किसके अंदर आता है, वृत्ताकार के अंदर। बताया था मैंने आपको, बोला था जैसे आप डॉक्टर का उच्चारित करते हैं, जैसे आप डॉक्टर को उच्चारित करते हैं तो डॉक्टर थोड़ी बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। तो इसको बोलने में जो मुंह है वो गोल आकृति बनाता है, इसलिए ये भी किसके अंदर आएगा, वृत्ताकार के अंदर आएगा। इसको हमने अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रहित स्वर। इसको हम क्या बोलते हैं, आगत स्वर, क्योंकि ये कहीं से आया है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेहमान स्वर। इसको हम क्या बोलते हैं, विदेशी भाषा का स्वर। समझ गए, क्लियर हो गया है। अनुस्वार समझ गए, चंद्रबिंदु समझ गए, अर्धचंद्रबिंदु समझ गए, वृत्ताकार समझ गए, ग्रहित समझ गए, मेहमान समझ गए, विदेशी समझ गए, अंग्रेजी भाषा का स्वर समझ गए, ठीक। क्लियर हो गया है। इतना पूछना है, इतना सोच लो। आ गया है तो फिर वीडियो देख के सोचना, हाँ ठीक। उसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं फाइनली इसमें कि इनकी संख्या कैसे कैसे आप बोलोगे। अगर आपसे पूछता है कि स्वर कितने हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वर कितने हैं तो आप कितना बोलोगे, 11। और यदि आपसे कोई पूछता है कि व्यंजन कितने हैं, व्यंजन को आप ऐसे भी लिखते हैं और व्यंजन को आप ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ही शुद्ध है, अभी संधि में बता दूंगा। और व्यंजन कितने हैं आपके, 33। व्यंजन कितने हैं, 33। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्ण कितने हैं, 11 स्वर 33 व्यंजन, कितना बोलोगे, 44, ठीक। उसके बाद फिर बताओ अयोगवाह कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं, 2। उसके बाद मुझे बताओ, अयोगवाह के बाद मुझे बताओ ताड़न जात कितने हैं, ताड़न जात कौन कौन से, ताड़न जात जो 2 हैं वो अडे और अड है। इसके बाद संयुक्ताक्षर जो जो पढ़े हैं वो बताओ ना। संयुक्ताक्षर कितने हैं, 4। कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक। अब उसके बाद ये देखो, ये जो कुल वर्ण है, ये जो व्यंजन है, व्यंजन आपके 33 थे, इसमें आप अंतस्थ ले चुके हैं, इसमें आप ऊष्म ले चुके हैं। क्यों, 25 वर्गीय व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए, तब जाके 33 थे, ठीक। 11 आपके स्वर थे, तो कितने हो गए, 44। अब 44 और 2 46, 46 और 2 48, 48 और 4 52। अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये आपका वर्णों की संख्या होगी कितनी, 44। अगर आपसे कोई कुल वर्ण पूछता है तो कुल वर्णों की संख्या कितनी बोलोगे, 52, ठीक है। अगर आपसे मूल वर्ण, ये क्या हो जाएगा आपका मूल वर्ण, ठीक है, ये होगा आपका मूल वर्ण, कितने, 44। अयोगवाह कितने, 2। ताड़न जात कितने, 2। संयुक्ताक्षर कितने, 4। तो कुल वर्ण कितने, 52। कैसे, मूल वर्ण कितने थे, 44, इसमें 2 जोड़ो 46, इसमें 2 जोड़ो 48, इसमें 4 जोड़ो 52, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी, 52। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि मानक वर्ण, अगर आपसे कोई पूछता है मानक वर्ण, तो मानक वर्ण की संख्या कितनी होगी, 56। अब मानक वर्ण की संख्या 56 कैसे हुई, 4 कौन से जुड़े, अब जो 4 जुड़े वो यही जुड़े, एक तो ये वाला,
एक तो ये वाला कौन सा, आगत स्वर, ग्रहित स्वर, मेहमान स्वर, विदेशी स्वर, अंग्रेजी भाषा का स्वर। क्यों, इसको हमने ग्रहण किया है। जब ग्रहण किया है तो लेकिन इसको हिंदी में मानकीकृत रूप प्रदान कर दिया गया है, इसलिए इसको भी हम गिनेंगे। समझ पा रहे हैं। और दूसरा कौन सा, ख, फिर कौन सा, ज, और फिर कौन सा, फ। ये ख ज फ, ख ज फ। मैंने आपको बोला था क ख ग ज फ, विदेशी कितने होते हैं, 5, क ख ग ज फ। लेकिन एनसीईआरटी कितना मानता है, 3। कौन से 3, ख ज और फ। इसलिए 52 के साथ 4 ये जुड़ गए, कितने हो गए, 56। क्लियर, ठीक। तो ये था आपका वर्णों का वर्गीकरण। इसके बाद जो अगली आपकी क्लास चलेगी, उस अगली क्लास में आपको मात्राएं गिनना, और अगली क्लास में उसके बाद स्वर और व्यंजनों को अलग करना, ये आपका अगली क्लास चलेगी। और उसके बाद फिर आपका संधि स्टार्ट होगा। ठीक, चलो इतना ही रखते हैं, बाकी कल।